आज हम बात करेंगे टेक्निक्स काम क्यों नहीं करती हैं। बहुत से नए साथियों का ये अनुभव रहा है कि उन्हें आता बहुत कुछ है मगर वो मौके पे काम नहीं करता। वो टेक्निक मौके पे काम नहीं करती। या वहाँ पे तो काम कर रही है लेकिन दूसरी स्थिति में काम नहीं कर रही है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाना मांगता हूँ अपने कज़िन ब्रदर की। उनको एक बाइक मिली थी और उन्होंने 6 महीने बाद वो किसी को भेंट कर दी। तो ये मैं क्यों शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि एक ही गलती जो बार बार आदमी दोहराता है वो बेवकूफ़ है, और जो अपनी गलतियों से सीखता है वो समझदार है। और सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो औरों की गलतियों से सीख लेते हैं। तो मेरे कज़िन ब्रदर की गलतियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि हकलाने को पीछे छोड़कर अच्छा कम्युनिकेशन करना, ये एक तरह से बाइक चलाना को सीखने के समान है, एक नया स्किल सीखने के समान है, एक नया कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल सीखने की तरह है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये उससे भी ज़्यादा कठिन है। क्योंकि बाइक चलाने में तो सब कुछ बाहर की दुनिया में आप देख सकते हैं, ये क्लच है, ये गैस है, ये ब्रेक है। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ हमें अपने मन के अंदर करना पड़ रहा है। थोड़ा मैं बता दूँ कि वो घटना क्या है। बड़ी मज़ेदार घटना है, आप भी सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। शायद आपको अपने दिन याद आ जाए जब आप टू व्हीलर चलाना सीख रहे थे, या आप गियर वाली कार चलाना सीख रहे थे। तो क्या होता हुआ कि उनको जब बाइक मिल गई तो बहुत जोश में थे पहले दिन ही कि आज मैं बैठ के सीधे हाईवे पे 100 की स्पीड में भगाऊंगा। क्योंकि उनके मन में एक सपना था, उनके मन में एक छवि थी। और वो छवि थी कि मैं हाईवे पे चला जा रहा हूँ, बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, लेदर जैकेट, गॉगल्स, और लोग कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, व्हाट ए डैशिंग हैंडसम मैन। और वो सपना और जो वर्तमान था, इसके बीच में एक थोड़ा सा जो गैप था, वो ये था कि उन्होंने कभी कोई बाइक चलाई नहीं थी। एक्चुअली उन्होंने साइकिल भी नहीं चलाई थी और इसलिए उनको सीखने की ज़रूरत थी। तो वो जो वर्तमान और भविष्य में जो गैप था उसको अक्सर भूल जाते थे। वो सीधे वर्तमान से कूद के पहुंच जाते थे भविष्य में, सुंदर भविष्य के सपनों में पहुंच जाते कि मैं चला जा रहा हूँ, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। और इस तरह से वो, यानी जो माइंडफुलनेस, यानी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कि जो वर्तमान क्षण में आदमी को मौजूद होना चाहिए किसी भी चीज़ को ध्यान से करने के लिए, उसका अभाव था। और इस चक्कर में गलतियां बहुत सारी कर रहे थे, जैसे कि क्लच जल्दी से छोड़ दिया, रेस नहीं दी, तो क्लच छोड़ते ही जो बाइक घोड़े की तरह उछलती और इंजन ऑफ हो जाता। और वो फिर नीचे देखते बड़े हैरान होते कि ऐसा क्यों हो गया। फिर दोस्त कहते नहीं नहीं, थोड़ा रेस भी देना चाहिए। तो अगली बार क्या होता है कि रेस ज़्यादा दे देते और क्लच छोड़ते और बाइक एकदम से चल पड़ती, संभल नहीं पाते, डगमगा जाते। सामने एक बार एक गड्ढा आ गया था, तो वहाँ पे दोस्त पीछे से चिल्ला रहे थे स्लो डाउन, मगर उनको तो पूरा, उनको वही बात याद थी कि सबने कहा कि रेस देना, रेस नहीं दोगे तो इंजन ऑफ हो जाएगा। वो रेस देते रहे। गड्ढे में बाइक इतने ज़ोर से उछली कि बाइक इधर और वो उधर पड़े थे अपने दोस्तों को कोसते हुए और दोस्त जो है मज़े ले रहे थे। तो उसके बाद फिर बाइक को खड़ा किया उन्होंने। अब वो जब किक मार रहे हैं तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी तो अभी न्यूट्रल में नहीं है, गियर में है अभी भी, तो किक लग नहीं रही थी। तो फिर दोस्तों ने आके बोला कि चलो हम स्टार्ट करके देते हैं, क्योंकि वो किक मार मार के दुखी हो गए थे, थक गए थे। फिर दोस्तों ने किक मार के फिर से उनको बाइक पकड़ाई, फिर से चले वो। एक बार तो ऐसा हुआ कि बाइक चल पड़ी और वो एकदम, वो खाली मैदान जहाँ पे वो सीख रहे थे, वो एकदम वहाँ से निकल के मार्केट वाले एरिया में आ गए, जहाँ पे आगे से रिक्शा, पीछे से रिक्शा, स्कूटर, बाएं कार, सब कुछ। उसमें जो है ठुकी, किसी ने उनको ठोक दिया थोड़ा सा, मतलब बहुत बड़ा बुरा अनुभव था वो पहला दिन उनका जो मार्केट में था। फिर ठील ठाल के बाइक को वापस लाए, ला के बरामदे में खड़ा कर दिया उसको और बोला छूँगा नहीं इसको मैं। 2 हफ्ते बाद फिर से दोस्तों ने उनको जोश दिलाया, फिर से वो उन्होंने उसको बाहर निकाला। लेकिन ऐसी गड़बड़ियाँ होती रहीं, कई बार गिरे, कई बार चोट खाई, और आखिर में ऐसा हो गया कि उनके मन में ये बात यकीन कर गई कि बाइक चलाना मेरे बस का नहीं है। और उनको मन में एक तरह का डर भी बैठ गया कि मैं बाइक से दूर रहूं तो तभी मैं सुरक्षित हूं, अगर मैं बाइक के पास भी गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, भयंकर गड़बड़।
और इसके चक्कर में उन्होंने जो है वो बाइक चलाना सब छोड़ छाड़ दिया, अपने सपने भुला दिए, दिल पे पत्थर रख लिया। और 6 महीने बाद बाइक जो है परिवार में किसी को गिफ्ट कर दी उन्होंने, काफ़ी मुश्किलों के साथ, यानी काफ़ी मलाल के साथ। तो उनके इस अनुभव से हम लोग क्या सीख सकते हैं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। और हम हकलाने वाले बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि पहली बात तो हमें ये सीखना है कि हम जब भी किसी नए कौशल को सीख रहे हैं, किसी नए मोटर स्किल को सीख रहे हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से उसके हर स्टेप, हर सीक्वेंस को समझना पड़ेगा, बहुत ही गौर से। क्योंकि हर मोटर स्किल जो है उसमें बहुत सारे माइक्रो स्किल छिपे हुए हैं। तो अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर आप पुल आउट सीखना मांगते हैं, तो पुल आउट में पहले आपको वॉलंटरी स्टैमरिंग करके पहले तो आपको ब्लॉक में जाना सीखना होगा। आप ब्लॉक में पहले जाइए तो सही, तभी तो पुल आउट कर पाएंगे। अगर आप ब्लॉक में ही नहीं गए हैं तो पुल आउट क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, किसके लिए करेंगे। तो इसलिए पुल आउट सही ढंग से सीखने के लिए आपको पहले आना चाहिए वॉलंटरी स्टैमरिंग, यानी ब्लॉक में स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जा पाना। उसके बाद फिर आपको आना चाहिए कि बाउंस या प्रोलॉन्ग करते हुए कैसे उससे बाहर निकलना है। और ये सब करने के लिए आपको स्किल नंबर 1 ये सीखना होगा, सेल्फ अवेयरनेस, कि इस समय मेरी ज़ुबान, मेरे जबड़े, मेरा गला, मेरे फेफड़े क्या कर रहे हैं, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। यानी जैसे आप ब्लॉक में गए तभी आपको एहसास हो जाए कि हाँ अभी मैं ब्लॉक में हूँ और अब मुझको पुल आउट का सीक्वेंस यूज़ करना है। तो ये तमाम जो मैक्रो स्किल्स हैं, इनमें भी और बहुत से मैक्रो स्किल छिपे हो सकते हैं, तो उनको भी आपको गौर से पकड़ना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली समझना पड़ेगा। और उस क्रम को समझने के बाद उसका आपको खूब अच्छी तरह से अभ्यास करना पड़ेगा, पूरी चेतना के साथ। ये कोई मैकेनिकल प्रैक्टिस नहीं है जहाँ पे आप मैकेनिकली किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं और आप उसमें निपुण हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर अभ्यास के वक्त आपको पूरी चेतना के साथ वो अभ्यास करना है। तो आप जितनी बार भी बाउंस करते हैं उतनी बार आपका ध्यान, मन सब यहाँ पर होना चाहिए कि मैं इस वर्तमान क्षण में क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, मुझे कैसा करना चाहिए था और मैं कैसा कर पाया। इस किस्म का सेल्फ अवेयरनेस, इस किस्म का सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हम लोग बड़ी तेज़ी से लेवल अप कर देते हैं मुश्किलों का। तो जैसे कि अभी आपने बाउंसिंग सीखे, जुम्मा 2 दिन हुए नहीं, और आप मन बना लेते हैं कि मैं सीधे फॉर्मल इंटरव्यू में यूज़ करूँगा। तो फॉर्मल इंटरव्यू में जब आप जाते हैं वहाँ पे पैनल होता है और आप वैसे ही आप पहले से आप दबाव में हैं, आपको लगता है कि मेरा पूरा करियर, मेरा पूरा जीवन इस इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वहीं पे आप बाउंसिंग कर रहे हैं, जो कि अब आपने अभी ठीक से अभ्यास भी जिसका नहीं किया है, तो जाहिर बात है कि आप इंटरव्यू में अपना नाम बाउंस करके नहीं बोल पाएंगे, कुछ गड़बड़ होगा। और जब गड़बड़ होगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको जब बहुत बुरा लगेगा तो आप आगे का सारा अभ्यास, सारी प्रैक्टिस जो है छोड़ देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारिए, आप अपनी बाइक किसी और को दान मत कर दीजिएगा। आपकी ये बाइक बहुत सक्षम है, बहुत कुछ कर सकती है, आपको लगे रहना है इसके साथ। कि प्रैक्टिस की एक हायरार्की होती है कि जब भी आप किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, ख़ासतौर पे स्टैमरिंग के क्षेत्र में, तो ज़रूरी कि आपको ये समझ हो कि मेरे लिए सबसे आसान क्या है और वो धीरे धीरे कठिन की तरफ कैसे जाता है। तो जैसे उदाहरण को मैं दूँ कि अगर हम ऑडियंस जिनसे हम बात कर रहे हैं उस हायरार्की की बात करें, तो उस हायरार्की में सबसे आसान हो सकता है शायद किसी छोटे भाई बहन से बात करना। तो आप पहले बाउंसिंग छोटे भाई बहन से करिए। उसके बाद शायद थोड़ा सा हायर लेवल हो सकता है गली मोहल्ले में जो सब्जी वाला आता है उसके साथ थोड़ा बाउंसिंग करना, कि भाई साहब ये सब्जी कितने की है। उसके बाद फिर अगला लेवल हो सकता है अपने किसी कलीग से बात करना फ़ोन पे। उसके बाद अगला लेवल हो सकता है शायद अपने किसी सुपरवाइज़र से बात करना, या अपने किसी महिला कर्मी के साथ बात करना। आपके ऑफिस में या आपके संस्था में जो महिलाएं हैं, या अगर आप महिला हैं तो जो पुरुष हैं, उनसे बात करना एक अगला अच्छा लेवल ऑफ चैलेंज हो सकता है, वो आपको ट्राई करना चाहिए। तो यानी ये हायरार्की को समझे बगैर आप बहुत अच्छा अभ्यास कर नहीं पाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए आसान क्या है, मैं शुरू वहाँ से करूँगा और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाऊँगा, मगर बढ़ाऊँगा ज़रूर। ये ना हो कि आप ज़िंदगी भर जो है वो अपने कंफर्ट जोन में ही कैद रह जाएं, आप बाउंसिंग करते रह जाएं सिर्फ टीओपीजी में, सिर्फ तीसा में, सिर्फ सचिन के साथ, और कहीं ना करें। ये नहीं होना चाहिए।
तो आपको लेवल ऑफ कंफर्ट धीरे धीरे बढ़ाना है, कंफर्ट जोन को बढ़ाना है। एक कहावत है कि लाइफ बिगिंस वेयर कंफर्ट जोन एंड्स। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है, मगर बढ़ाना ज़रूर है। कंफर्ट जोन को ज़रूर एक्सपैंड करना है। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रैक्टिस में खूब सारा वेरिएशन क्रिएट करिए, खूब सारी भिन्नताएं लाइए। तो जैसे उदाहरण के लिए आपने कोटास 1 2 3 जो है इंग्लिश में किया था, क्योंकि आपको लगता है कि इंट्रोडक्शन तो अंग्रेजी में ही करने की चीज़ है। ऑफिस में ही लोग कहते हैं कि इंट्रोडक्शन दो अपना, तो हम अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन देते हैं अपना। मगर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत से साथी ऐसा कहते हैं कि मेरे को अंग्रेजी में स्टैमरिंग कम होती है, मातृभाषा में ज़्यादा होती है, मातृभाषा में ज़्यादा होती है, अंग्रेजी में कम होती है। तो ये सारी अलग अलग जो स्थितियाँ हैं, इनसे निपटने का अभ्यास आपको अभी से शुरू करना चाहिए। तो ये मैं कहूँगा कि जैसे कोटास 1 आपने अंग्रेजी में सबमिट किया, तो हिंदी में भी कर दीजिए, उड़िया में भी कर दीजिए। जो भी आपको क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं, जो भी भाषाएं आप बोल सकते हैं, उन सब भाषा में आप कोटास 1 2 3 सबमिट कर सकते हैं। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हमें तो उल्टे बहुत खुशी होगी अगर आप कोटास 1 के नाम पे अगर आप 4 सबमिट करते हैं। ऑल द गुड, ऑल द बेस्ट। तो इसी तरह से भिन्नताएं आपकी होनी चाहिए ऑडियंस को भी लेकर, कि कभी आपने फॉर्मली स्टैमरिंग इंटरव्यू किया किसी अजनबी के साथ, जहाँ पे आप भी फॉर्मल हैं, वो भी फॉर्मल है, और बड़ी फॉर्मल सी बातचीत हो रही है, यानी बड़ी औपचारिकता से बातचीत हो रही है। आप भी संभल संभल के सवाल पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति भी सोच समझ के जवाब दे रहा है। ये तो हो गया औपचारिक कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। इसके साथ साथ आपको अभ्यास करना चाहिए अनौपचारिक बातचीत का भी। किसी छोटे बच्चे को कहानी सुनाना, छोटे भाई बहन को जोक सुनाना, दोस्त के साथ एक जोक शेयर करना, इसका भी आपको अभ्यास करना है। और यहाँ पे भी आप भिन्न भिन्न भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप हिंदी में बच्चों को कहानी सुनाइए, कभी आप अपनी मातृभाषा उड़िया कोंकणी आदि में सुनाइए, कभी अंग्रेजी में सुनाने का अभ्यास करिए। तो यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस उसमें जितना वेरिएशन होगा, जितनी भिन्नताएं होंगी, उतनी वो रोचक बनेगी, और उतना ही आप ज़िंदगी की दुरूहता के लिए तैयार होंगे। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ ऑफिस में ही नहीं है, ज़िंदगी रोड पर भी है, घर के अंदर भी है। तो यानी आपको बोलना भिन्न भिन्न मौक़ों पे है। कहीं पे आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव होकर बोलना है, जहाँ पे जैसे एक ग्रुप डिस्कशन है, वहाँ पे आपको अपने आप को असर्ट करना है, तो आप ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। घर में आपको अपने छोटे भाई बहन से बात कर रहे हैं वहाँ पर आप उनसे बड़े स्नेहपूर्वक बात करना चाह रहे हैं, तो उसका भी आपको अभ्यास होना चाहिए। तो ये भिन्न भिन्न सिचुएशंस, भिन्न भिन्न ऑडियंस, भिन्न भिन्न लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कहीं पे आप बहुत ही दुरूह भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप समझा रहे हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन कैसे काम करता है, इंटरनल कंबशन इंजन कैसे काम करता है, मान लीजिए आप समझा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी भाषा दुरूह होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। फिर दूसरी तरफ मान लीजिए आप किसी को एक छोटी सी घटना सुना रहे हैं बचपन की, तो वहाँ पे आपकी भाषा अनौपचारिक होगी, इनफॉर्मल होगी, आसान होगी, आप छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपके सामने जो भी प्रैक्टिस है, उसको आप विभिन्न तरीके से अप्रोच करिए। और ये हम आपको भी हमारी भी जिम्मेदारी कि हम आपको याद दिलाएं कि आपको ऐसे करना है। लेकिन कभी अगर हम भूल जाएं तो आप खुद भी करिए। कोई भी कोड टास्क अगर आप 2-3 बार सबमिट करते हैं भिन्न भिन्न तरीक़ों से उसको पूरा करके, तो हमें बहुत खुशी होगी, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपके हर सबमिशन के ऊपर हम फीडबैक दें। हम में से कुछ लोग जो हैं वो असफलताओं को दिल पे ले लेते हैं, जैसे मेरे कज़िन ब्रदर ने किया कि 1-2 बार गिरे, थोड़ा घुटना छिल गया, बस कहानी ख़त्म। वो सारा सपना भुला बैठे कि मैं हाईवे पे जा रहा हूँ 100 की स्पीड में और लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। वो सारा सपना उन्होंने उसको छोड़ दिया, भूल गए। क्यों? क्योंकि थोड़ा घुटना छिल गया था यानी उन्होंने उस बात को दिल पे ले लिया। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी असफलताएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, सेटबैक्स होंगे, मगर यकीन करिए कि वो सब टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं, वो हमेशा नहीं बने रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा हौसला करेंगे तो वो देर से बेर आपके सामने से हट जाएंगे। तो
छोटी छोटी असफलताओं को या बड़ी असफलताओं को भी आप दिल पे मत लीजिए। ऐसे मत बैठा लीजिए दिल में कि मेरा इंटरव्यू ख़राब हुआ है क्योंकि मैंने बाउंसिंग करी, अब मैं कभी इन बाउंसिंग नहीं करूँगा, किसी इंटरव्यू में नहीं करूँगा। मैं भले अपना नाम बदल लूँ लेकिन मैं बाउंसिंग नहीं करूँगा। इस किस्म के विचारों से बचने का प्रयास करिए। कोशिश करिए कि अपने आप को माफ़ करना है कि हाँ चलो हो गई गलती, कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगा। तो ये मेरा निवेदन है कि मन में इस डर को मत बैठा लो आप कि मैं जब भी बोलता हूँ कुछ गड़बड़ हो जाती है इसलिए ज़्यादा बेहतर है मैं चुप रहूँ। नहीं, आपको बोलना है, क्योंकि बोलना कम्युनिकेशन का एक ज़रूरी अंग है और कम्युनिकेशन जीवन की एक बुनियादी शर्त है। बगैर औरों से कम्युनिकेट किए बगैर हम ज़्यादा दिन जी नहीं सकते, इमोशनली, इवन फिजिकली। और एक संक्षेप में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। वो ये है कि जब बहुत डर लगता है, इंटरव्यू में आपको जाना है, कुछ बोलना है, फ़ोन किसी की घंटी बजती है, आप फ़ोन उठाते हैं, आपका दिल धक 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 कर रहा है, ऐसे मौके पे जो इमरजेंसी रिस्पांस है वो यही है कि आप 3-4 गहरी सांस लें, पेट को बाहर जाने दें, पेट को फूलने दें, मुंह खोल के थोड़ा छोड़ दें सांस गहरी, थोड़ा मुस्कराएं थोड़ा सा आर्टिफिशियली ही सही थोड़ा हंसने का प्रयास करें और चेहरे पे मुस्कान लाकर फ़ोन पे बोलें हेलो। तो ये इमरजेंसी रिस्पांस है कि होता क्या कि जब भी कभी हमें थ्रेट महसूस होता है कि कहीं से कोई खतरे का आभास होता है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम इमीडिएटली एक्शन में आ जाता है और वो हमें फाइट, फ्लाइट और फ्रीज के लिए तैयार कर देता है। इसका मतलब हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी सांस उथली पुथली हो जाती है, हमें पसीना आता है और हमें डर लगने लगता है। ये सब इसलिए है ताकि अगर वास्तव में कहीं कोई शेर हो आपके आसपास तो आप दौड़कर, भागकर जान बचा सकें, आप एकदम अलर्ट हो जाएं अपनी जान बचाने के लिए। तो इस रिस्पॉन्स को काम डाउन करने का सबसे अच्छा तरीका है 3-4 गहरी सांसें। और साथ में अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो आप अपनी मांसपेशियों को ऐसे टाइट करिए और फिर ढीला छोड़िए, टाइट ढीला, 3-4 बार करिए ऐसे, टाइट ढीला। ऐसी टांग की मांसपेशियों के साथ भी करिए। जैसे भी आप खड़े हैं, बैठे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन में भी गए हैं तो आप खड़े हैं संभवतः या कुर्सी में बैठे हैं तो थाई मसल्स, लेग मसल्स, आर्म मसल्स, शोल्डर मसल, इन सबको ऐसे खूब टाइट करना है, दिखाते हुए नहीं ऑडियंस को। हाथ जहाँ पे हैं वैसे ही रहेंगे, बस बैठे बैठे उनको टाइट करिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर टाइट करिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। और भी अच्छा होगा अगर आप उसको सांस खींचते हुए टाइट करें, यानी टाइट, अब छोड़ते हुए ढीला, सांस खींचते हुए मांसपेशियों को टाइट करिए और सांस छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। लोग कहते हैं कि चेहरे की मांसपेशियाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्व से इनर्वेटेड हैं और पैरासिम्पैथेटिक का रिस्पांस सिंपैथेटिक का ठीक उल्टा होता है। तो जब आप मुस्कुराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सिंपैथेटिक रिस्पांस को काम डाउन करता है। तो मुस्कुराइए, मसल टाइट करिए, 3-4 गहरी सांस लीजिए और फिर बोलना शुरू करिए। इस सारी बदलाव की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण। अगर आप इन सारी कोर टास्क, TOPG, प्रैक्टिस, कॉलिंग स्ट्रेंजर्स, शेयरिंग ए जोक, इन सब को अगर आप एक खेल के रूप में लें कि मैं एक बहुत मज़ेदार खेल खेल रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, देखिए अगली बार मेरा कितना स्कोर होता है, इस ढंग से अगर आप उसे अप्रोच करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स पाएंगे। बनिस्बत इसके कि ये क्या मुसीबत मेरे पर सर पे आ पड़ी है, हकलाना पहले इतनी बड़ी मुसीबत थी, अब ऊपर से मेरे को TOPG करना पड़ रहा है और TOPG में जो रोज़ कोटास बनाने पड़ रहे हैं। तो अगर आपका ये एटीट्यूड है तो आप चीज़ों को पूरे मनोयोग से नहीं सीखेंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण है, मैंने देखा कुछ साथी कहते हैं कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने बाउंसिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कहते हैं नहीं मेरा प्रोलॉन्गेशन से काम चल रहा है, प्रोलॉन्गेशन मेरे को एकदम सूट करता है। तो यानी उनके मन में रिजर्वेशन है, रेजिस्टेंस है कि वो
वो अपने हकलाने से इतना परेशान है कि अब वो और ज़्यादा होमवर्क करने को तैयार नहीं। उनका ये कि बस अगर मेरा प्रोलॉन्गेशन से काम चल जाए तो मुझे उतने पे छोड़ दो, तुम लोग बख्श दो मेरे को, मैं मेरा प्रोलॉन्गेशन से काम चल रहा है। मगर ये बात कुछ कुछ वैसी ही है जैसे कि एक सिपाही कहे कि मैं कारगिल में पोस्टेड हूँ, गलवान में पोस्टेड हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक रिवॉल्वर लेके जाऊँगा, मेरा रिवॉल्वर से काम चल रहा है, मेरे को ये कार्बाइन वगैरह रॉकेट लॉन्चर वगैरह अपने पीठ पे लादने को मत बोलो, एक रिवॉल्वर से मेरा काम चल जाएगा। क्या ऐसा कभी होता है? अन्य शब्दों में, अगर आपका काम इतने से चल रहा है तो आपको इतना सीखना चाहिए, इतना ढेर सारा, क्योंकि वो सीखा हुआ जो है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, वो आपका नुकसान भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सभी टेक्निक थोड़ा थोड़ा सभी टेक्निक सीखिए, उनका अभ्यास करिए। आपको नहीं पता कि कल किस मौके पे कौन सी टेक्निक आपके काम आ जाए। और इसको आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर एक बोझ है, हकलाना एक बोझ है, अब टीओपीजी एक और बोझ है, कोर टास्क और बड़ा बोझ है। नहीं, इसको आप एक खेल मान के चलिए कि ज़िंदगी में आप एक नया खेल सीख रहे हैं, आप एक नया स्किल सीख रहे हैं। जब इस एटीट्यूड के साथ आप चलेंगे तो आप इस पूरे अभ्यास को बहुत ही रोचक पाएंगे और बहुत ही मनोरंजक पाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रेज योर आइज़, अपनी आंखें थोड़े देखिए और दाएं बाएं अगल बगल देखिए। इस ग्रुप में आपके साथ बहुत से लोग हैं, आपके साथ बहुत से लोग हैं जो बहुत रोचक हैं और मज़ेदार बातें शेयर कर रहे हैं। उनसे भी आप जुड़िए, उनसे भी बातचीत करिए, उनके वीडियोस को भी देखिए और उनसे ज़रूर फ़ोन पे बात भी करिए। और इसी तरह से आपका अभ्यास होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वही नहीं है जो आप ऑफिस में करते हैं या जो आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन करते हैं, वही कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि सभी कुछ कम्युनिकेशन है। इस ग्रुप में जो तमाम लोग हैं जो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से हैं, भिन्न भिन्न कुशलताओं को लेकर आए हैं इस ग्रुप में, इन सब से बातचीत करिए, इन सब से सीखिए। थैंक यू सो मच। और आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है हकलाने वाले अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।